प्रिय बच्चों, नवम प्रश्न पत्र एमए उत्तरार्ध उपन्यास जूठन, उपन्यासकार ओम प्रकाश वाल्मीकि। हमने अब तक की कक्षाओं में ये पढ़ लिया था कि लेखक किस तरह से सामाजिक संरचना को बदलना चाहता है, जाति और वर्ण विभेद से ऊपर उठना चाहता है और समाज में एक नई चेतना और एक नया उत्साह और एक नई समानता की समरस धारा बहाना चाहता है। बीच बीच में प्रासंगिक कथाओं के माध्यम से पशु बलि का विरोध किया है, नशा मुक्त समाज की आकांक्षा की है और जाति और वर्ण विभेद में अनेक धर्मकांड और अंधविश्वासों का विरोध किया है। आर्थिक संघर्ष के दरमियान कई सहायक प्रसंग गूंथते हुए उपन्यास की कथा को उपन्यास के कौतूहल और जिज्ञासा से जोड़ते हुए बहुत प्रावाहिक बनाया है। इसी संदर्भ में हम आगे पढ़ते हैं। आज का जो प्रसंग है हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी वह सामाजिक और धार्मिक जितने भी कर्मकांड हैं, जितने भी दबाव हैं, उन सब से हमें मुक्त करना चाहता है और साथ ही साथ वो ये बात भी पुष्ट करना चाहता है कि ये जो आत्मसम्मान का प्रश्न है ये आर्थिक से ज़्यादा सामाजिक है और सामाजिक से ज़्यादा ये व्यक्तिगत है और व्यक्तिगत से ज़्यादा ये व्यक्ति के मन की मानसिकता है, जो कि व्यक्ति के भीतर एक हीन भावना, एक कुंठा, एक तनाव उत्पन्न करती है। वह व्यक्ति को नैराश्य से भर देती है, व्यक्ति के मन में घृणा और आक्रोश भर देता है और वह किसी भी प्रकार के प्रतिरोध एवं विरोध के लिए अपने आप को समाज में झोंकता है। तो जो नायक है उसकी मन स्थिति का वर्णन बड़ी कुशल अभिव्यक्ति के साथ, बड़ी सुंदर भाषा के साथ, पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग करते हुए, भावानुकूल भाषा का प्रयोग करते हुए और संदर्भ के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार तत्कालीन भाषा का प्रयोग करते हुए इस उपन्यास को बड़ा सुंदर कलात्मक आवरण दिया है। देहरादून और उसके आसपास पशु बलि आम बात थी। देहरादून ही नहीं, गढ़वाल में भी एक देवी खैरावदनी के मंदिर में प्रतिवर्ष भैंसों की बलि देने की प्रथा थी। यह मंदिर पौड़ी जनपद के कांडा नामक स्थान पर है। दीपावली के दूसरे दिन भैंसों की बलि दी जाती है। गढ़वाल कुमाऊं सीमा के निकट बोरोखाल व मालदे विकास खंडों के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाले कालिका मेले में 2,500-3 हज़ार पशुओं की बलि दी जाती है। धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर तथा अपनी मनौतियाँ पूर्ण करने की अभिलाषा में आयोजित परंपरागत मेले में जिला प्रशासन की ओर से जिला अधिकारी, विधायक, जनप्रतिनिधि, बड़े बड़े अधिकारी उपस्थित होते हैं और उनकी मौजूदगी में भैंसों की, भेड़ों की बलि दी जाती है। ये बड़ा व्यंग है, एक तीखा कटाक्ष कसा है कि इतना शिक्षित वर्ग, इतना आधिकारिक वर्ग और इतना जनप्रतिनिधि वर्ग वहाँ मौजूद रहता है और उनकी उपस्थिति में इस तरह की बलि दी जाती है जिसका कोई विरोध नहीं करता, कोई प्रतिरोध नहीं होता। तो इस प्रतिकार की सख्त आवश्यकता है। समाज में ये परिवर्तन होना चाहिए। प्राचीन कलिका मेला गढ़वाल कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का अनूठा उदाहरण माना जाता है। इस मेले में महिलाएं अपनी पारंपरिक वेशभूषा और जेवरातों से सजी धजी भाग लेती हैं। वहीं पुरुष हाथों में गोड़ा से उठाए लोक धुनों पर नाचते गाते चलते हैं। यह मेला इस क्षेत्र की सांस्कृतिक भावना और सभ्यता का दर्पण है, जो कांडा, मुंडेश्वर, बुखाल आदि पशु बलि मेलों की एक कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसे कर्मकांड धर्म के प्रति सात्विक भाव कैसे पैदा करते हैं, यह मेरे लिए हमेशा हैरानी और क्षोभ का कारण रहा है। यह भी देवभूमि कही जाने वाली उत्तराखंड भूमि पर सचमुच मेरे लिए पशु बलि एक घोर, अमानुषिक, हिंसक प्रवृत्ति का प्रतीक है। अब लेखक का जो जोश है, उसकी जो संकल्प शक्ति है, वह एकजुट हो जाती है और वह हिंसक प्रवृत्ति का प्रतीक बन जाती है और वह इसका विरोध करना चाहता है। आईएनएस फैक्ट्री में 1 वर्ष के प्रशिक्षण के बाद एक प्रतियोगात्मक परीक्षा हुई थी जिसमें मुझे चुन लिया गया था। उच्च प्रशिक्षण के लिए जबलपुर जाना था, जहां और आईएनएस फैक्ट्री प्रशिक्षण संस्थान खमरिया जबलपुर में
2 वर्ष रहना था। इस चयन परीक्षा ने मेरे लिए प्रगति के नए द्वार खोल दिए थे। बचपन से लेकर अब तक संघर्ष करते हुए और सामाजिक और धार्मिक अर्थव्यवस्था से जूझते हुए लेखक देहरादून आकर अपनी पढ़ाई करता है और वहाँ पर भी कई कष्ट और झेलता है। अब जैसे ही वह आत्मनिर्भर होता है और उसे नौकरी मिलती है तो उसके मन में एक और विश्वास जागृत होता है, एक और संकल्प जागृत होता है। उसकी इच्छा शक्ति दृढ़ संकल्प में तब्दील हो जाती है। जबलपुर जाने से पूर्व मैं गांव गया था पिताजी और माँ से मिलने। पिताजी ने मुझसे खुश होकर कहा था, जितना दूर जाओगे उतनी दुनिया देखोगे। लेकिन माँ चिंतातुर हो गई। उसने जबलपुर का नाम भी नहीं सुना था। बार बार पूछ रही थी, यहाँ से कितने कोस है। माँ ने दिल्ली भी नहीं देखी थी, सिर्फ नाम सुना था। माँ की चिंता थी, कहाँ रहोगे, क्या खाओगे, वहाँ के लोगों की बोली कैसी होगी, आदि आदि। मैंने जब उन्हें बताया कि हॉस्टल में रहूँगा, मेस में खाना मिलेगा, वह भी सरकारी खर्च पर, तो वह थोड़ा आश्वस्त हो गई थी। एक कपड़े में बांधकर उसने मुझे 2-3 किलो गुड़ दिया था। पिताजी ने मेरा हौसला बढ़ाया था। जबलपुर उन सभी के लिए परदेश था। देहरादून लौटकर मैंने जबलपुर की तैयारी शुरू कर दी थी। मेरे साथ जाने वालों में विजय बहादुर सोल भी था, जो पंजाब के होशियारपुर ज़िले का रहने वाला था। हरियाणा कबीरपुर गांव में उनकी खेती बाड़ी थी। पंजाबी जट्ट था वह। ट्रेनिंग के दौरान ही हमारी दोस्ती हो गई थी। वह पंजाबी ही बोलता था, हिंदी बोलने में अटकता था। स्टेशन पर जबलपुर जाने के लिए जब हम पहुँचे, ट्रेनिंग के लड़कों की भीड़ थी। इस भीड़ में जसबीर, जनेसर, विमला, सुरजन, रहती भाभी जो गांव से 1-2 दिन के लिए आ गई थी, स्वर्णलता भाभी, उनकी छोटी बहन चंद्रकला, जिसे सभी चंदर कहकर बुलाते थे, आए थे मुझे विदाई देने। विदा के क्षण बहुत भारी थे। तमाम अभावों के बीच कुछ कोमल तंतु थे जो हमें एक दूसरे से जोड़े हुए थे। यहाँ पर जीवन में संबंधों की जो समरसता होती है, संबंधों का जो प्रगाढ़ आश्वासन होता है, विश्वास होता है, वह देखिए कि उस बस्ती में रहते हुए कितने लोगों ने उसे विदा की वेला में भावातुर विदाई दी। एक नई और अनजान दुनिया की ओर हमारी गाड़ी चल पड़ी। परिचित सब पीछे छूट गए, रह गई थी सिर्फ कुछ स्मृतियाँ। अब अतीत की यादों के सहारे उसे आगे के जीवन में अपने आप को चार्ज करना था, अपने आप को और ज़्यादा आगे बढ़ाना था। जैसे जैसे गाड़ी की गति बढ़ रही थी, विदाई का गम भी छंटने लगा था। कुलभूषण नैयर की चुहलबाजी शुरू हो गई थी। उसका भी चयन जबलपुर के लिए ही हुआ था। 1 जुलाई 1968 की शाम 5 और 6 बजे के बीच हम रेलगाड़ी से जबलपुर स्टेशन पर उतरे थे। स्टेशन पर ही हमें आईएनएस फैक्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के छात्र मिल गए थे। वे हमें लेने आए थे। उनके मिलने से हमें राहत की सांस मिली। वरिष्ठ छात्र हमें बेहद आत्मीयता से छात्रावास लेकर आए थे। कमरों का आवंटन पहले से तय था। मुझे हॉस्टल नंबर 1 के कमरा नंबर 3 में जगह मिली थी। हॉस्टल एक शांत जगह पर था, जिसके एक और आईएनएस फैक्ट्री खमरिया थी तो दूसरी ओर गैरिसन अभियंता का कार्यालय। मुख्य मार्ग और हॉस्टल के बीच संस्थान का भवन, मुख्य भवन, ऑडिटोरियम आदि थे। आवासीय क्षेत्र काफ़ी फासले पर था। हॉस्टल के पीछे एक बड़ा सा नाला बहता था जो हॉस्टल को आवासीय क्षेत्र से अलग कर देता था। प्रशिक्षण संस्थान में एक बंधी बंधाई दिनचर्या थी। सुबह उठते ही 7:30 बजे प्रशिक्षण संस्थान की वर्कशॉप जाना पड़ता था। यह वर्कशॉप आईएनएस फैक्ट्री के भीतर ही स्थित थी। सुबह 7 बजे चाय नाश्ता मिल जाता था, दोपहर 12 बजे खाना, उसके बाद 1 बजे से शाम 4:30 बजे तक संस्थान के मुख्य भवन में तकनीकी शिक्षा के लिए कक्षाएं होती थी, जिसमें इंजीनियरिंग से संबंधित तकनीकी ज्ञान दिया जाता था। अक्सर रोटियों के कच्चा होने की शिकायत छात्र करते थे। कभी कभार मारपीट की नौबत भी आ जाती थी। कच्ची रोटियों को लेकर विजय बहादुर और मेरा नज़रिया भिन्न था। मैं कभी शिकायत नहीं करता था। विजय बहादुर जब रोटियों को बर्बाद करते किसी को देख लेता था तो वह अपने गुस्से को रोक नहीं पाता था। ओए खोते, तू इस रोटी की कीमत नहीं जानता? इस खेत में उगाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, तुझे पता है? उसके इस संवाद को सुनकर कोई भी रोटी फेंकने की हिम्मत नहीं करता था। ये सच है कि रोटी की कीमत किसान से ज़्यादा और कौन जान पाएगा। विजय बहादुर पंजाब के किसान परिवार से था। मैंने बचपन से रोटी को बहुत मूल्यवान वस्तु माना है। इसे बर्बाद करने वाले लोग मुझे अपराधी लगते थे। ये रेखांकित करिए कि उनके लिए जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान कितने मूल्यवान थे, क्योंकि इन्होंने इसकी वक्त समझी थी, इसके अभाव को झेला था और इसकी कीमत को पहचाना था।
छात्रावास में रहकर ही मैंने पहली बार शतरंज देखी थी। हाथी घोड़े के इस खेल ने मुझे आकर्षित किया था, जिसे सीखने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा था। जब उन्हें पता चला कि मैं शतरंज खेलता हूँ तो छात्रावास में वे शतरंज खेलने आने लगे थे। कई बार वे देर रात तक खेलते रहते थे। उन दिनों शतरंज का नशा मुझ पर ऐसा चढ़ा हुआ था कि इस शतरंज की चालें ही मस्तिष्क में घूमती रहती थी। उन्हीं दिनों प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी पढ़ने को मिल गई थी, जिसे पढ़कर ऐसा लगा जैसे शतरंज एक घातक बीमारी है जिसमें डूबकर अपने घर, परिवार, देश, राज्य की सुध बुध भूल जाते हैं। उफ, क्या कहानी थी। उस कहानी को पढ़कर मैं कई दिन बेचैन रहा था। असर यह हुआ कि मैं इस खेल से दूर होने लगा था। शतरंज का नशा मुझे ज़्यादा दिन बांध नहीं पाया था। नए परिवेश और नए वातावरण में पहुंचकर एक नया ही अनुभव हुआ। काफ़ी बड़ा हॉस्टल था जिसमें लगभग 500 छात्र एक साथ रह सकते थे। बड़े बड़े कमरे थे, एक एक कमरे में 10 से 12 छात्र थे। अलग अलग जगह से आए हुए थे। मेरे कमरे में देहरादून, मुरादनगर, कानपुर, पूना आदि के छात्र थे। सभी के पास अपने बिस्तर थे। मेरे पास मेरा बिस्तर नहीं था। लोहे की चारपाई और एक एक कुर्सी सभी को मिली थी। मेज का काम दीवार के साथ लगी छोटी अलमारी से चल जाता था। हॉस्टल में पहुंचते ही सबसे पहले बिस्तर की समस्या मेरे सामने आई। मेरे पास एक सस्ता सा सूटकेस था जिसमें नाम मात्र के कपड़े थे, कुछ लिखने पढ़ने की सामग्री थी। काफ़ी दिनों तक मैं विजय बहादुर एक ही बिस्तर में सोए थे। लगभग एक महीने भर बाद रांची के एक दुकानदार से कपड़ा लेकर एक गद्दा बनवाया था। गद्दे की कीमत हर महीने थोड़ी थोड़ी करके चुकाई थी। प्रशिक्षण के दौरान जो भत्ता मिलता था उससे मैस का खर्च निकालकर जो थोड़े पैसे बचते थे उनसे ही बाकी के खर्चे पूरे होते थे। बहुत ही तंगी के दिन थे। कुछ मार्क्सवादी विचार के लड़के भी थे। उनके संपर्क में आकर ही मैं मार्क्सवादी साहित्य पढ़ पाया था। विशेष रूप से गोर्की की माँ ने मुझे झकझोर दिया था। चेखव की कहानियों से भी परिचय हुआ। इन लड़कों के साथ मिलकर मैंने एक थिएटर ग्रुप बनाया। छात्रावास में नाटकों का पूर्वाभ्यास होता था। संस्थान के ऑडिटोरियम में कई शो भी किए थे। कविताएं भी इन दिनों मैं लिखने लगा था। मेरे बराबर के कमरे में गोविंद मौर्य नाम का एक छात्र था जो हर वक्त पुस्तकों में डूबा रहता था। राही मासूम रजा का आधा गाँव उन दिनों खासा चर्चित था। गोविंद मौर्य ने मुझे पढ़ाया था। यशपाल का झूठा सच रात रात भर जाग कर पढ़ा था। अब लेखक साहित्यिक अभिरुचि के भीतर डूब जाता है, अपनी अभिव्यक्ति को शब्दबद्ध करता है, कविताएं लिखता है, गोर्की को पढ़ता है, चेखव को पढ़ता है, राही मासूम रजा को पढ़ता है और अपने भीतर एक तब्दीली का अनुभव करता है। विजय बहादुर सोल और मैं एक ही कमरे में रहते थे। दोनों की पीड़ाओं में एक साम्यता यह भी थी कि मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई थी और वह भी आगे पढ़ना चाहता था। यह बात दोनों को सालती थी। हम दोनों ने तय कर लिया था कि कुछ करना है। AMI प्राइवेट परीक्षाओं से पास की जा सकती है। हम दोनों फॉर्म लेकर आ गए थे, लेकिन फ़ीस भरने लायक पैसे मेरे पास नहीं थे। मैंने फॉर्म नहीं भरा। विजय ने कहा भी था, यार तू कहे तो मैं अपने बापू से मांग लेता हूँ। मैंने मना कर दिया था। यानी एक बार फिर पढ़ाई जारी रखने के मंसूबों पर पानी फिर गया था। तो इस तरह से जब वह आगे बढ़ना चाहता है और उसके मन में जो एक अधूरी पढ़ाई के प्रति लालसा रह गई थी वह भी वो पूरी करना चाहता है। स्पष्ट है कि उपन्यास में अंत तक नायक के साथ संघर्ष जारी रहता है।